Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of clinical bacteriology. तो पार्ट 1 के अंदर हमने माइकोबैक्टीरिया से पहले बैक्टीरियोलॉजी को रिवाइज कर लिया था, तो अब हम माइकोबैक्टीरिया से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि हम कौन सी बुक से रिवाइज कर रहे हैं। पहले वाली बुक कौन सी थी? अनवर माइक्रोबायोलॉजी, और ये वाली बुक है इंस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। दोनों बुक रिवीजन के लिए बेस्ट है और आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं माइकोबैक्टीरियम से। ठीक हो गया? तो माइकोबैक्टीरिया होते हैं कि एरोबिक होते हैं, एएफबी होते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट रॉड होते हैं। अब एसिड फास्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये डिक्लराइजिंग एजेंट को रेजिस्ट करते हैं, जो कि एसिड अल्कोहल होता है। ठीक हो गया? और कार्बोल फ्यूजन स्टेन को रिटेन करते होते हैं। नॉर्मली ग्राम स्टेनिंग नहीं लेते। और एसिड फास्ट इनको क्यों कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इनके सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है, जो कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। इसमें 78 से लेकर 90 कार्बन एटम्स होते हैं। अब जो मेजर पैथोजन होते हैं माइकोबैक्टीरियम वाले, वो होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, माइकोबैक्टीरियम बोविस, और दूसरे एटिपिकल वगैरह आ जाते हैं। तो पहले हम टिपिकल वगैरह को देख लेते हैं। पहला आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऑब्लिगेट एरोब होता है। इसको वो इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल लंग्स के अंदर, इसके अंदर कोई प्लाज्मिड्स नहीं होते, तो इसका मतलब कोई प्लाज्मिड रेजिस्टेंस के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, यानी इसका जो डबलिंग टाइम है वो 18 घंटे होता है बाकी बैक्टीरिया की निस्बत, जिनका 1 घंटे से भी कम होता है। ये कैटालिस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आइसोनियाज़ाइड को एक्टिवेट कर देता है। आइसोनियाज़ाइड एक प्रोड्रग है, तो इसकी एक्टिवेशन कैटालिस की वजह से होती है। तो ये कैटालिस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक ट्यूबरकुलोसिस करवाता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस फैलता होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, जो कि कफिंग से प्रोड्यूस होते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस में ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन है, जो किसको इन्फेक्ट करता है? मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर होते हैं। पहला ट्रे हेलोस डाइमाइकोलेट, जिसको कॉड फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि मसल कल्चर के अंदर देखा गया तो इस फैक्टर की वजह से इसकी कोड लाइक ग्रोथ होती थी। सल्फेटाइड और कैटालिस पेरोक्सिडेज होते हैं। जो कैटालिस पेरोक्सिडेज होते हैं, ये होस्ट सेल की ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट कर देती है, क्योंकि जो कैटालिस होता है ये H2O2 और दूसरे फ्री रेडिकल को तोड़ फोड़ देता है। जो सल्फेटाइड हो गया, सल्फेटाइड ग्लाइकोलिपिड्स होती है, जो कि इनकी जो फेगोसोम की फ्यूजन होती है लाइसोसोम के साथ, उसकी फ्यूजन को इनहिबिट कर देती है। जबकि ट्री हेलोस डाइमाइकोलेट क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को इवेट कर देते हैं। ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन भी इसी की वजह से होती है, और ये साइटोकाइन की रिलीज को भी ट्रिगर करते हैं। इसके पास कोई एक्सोटॉक्सिन, कोई एंटीटॉक्सिन नहीं होता। पहले एक होगा प्राइमरी इन्फेक्शन, दूसरा होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि रिएक्टिवेशन की वजह से होता है। प्राइमरी के अंदर क्या होगा? शुरू में क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेगा। मैक्रोफेजेस के अंदर फेगोसाइटोसिस के बाद लेकिन फेगोसोम की फ्यूजन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो सल्फेटाइड्स होती है ये इनहिबिट कर देती है इनकी फ्यूजन को। ठीक हो गया? अब इसके बाद देख लेते हैं। तकरीबन 2 से लेकर 4 हफ्ते बाद क्या होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑपरेट करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके अंदर टी सेल आ जाते हैं। ठीक है? वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और इंटरफेरॉन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। इंटरफेरॉन मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवाता है। इन शॉर्ट 2 से लेकर 4 हफ्ते तक हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एएफबी है, एएफबी हमारे टिश्यू को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, और इसके नतीजे में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलेगी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन चलेगी। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर ग्रैनुलोमा बनेगा। उस ग्रैनुलोमा के सेंटर में सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस वाला एरिया होगा। मैक्रोफेजेस हो गए, मैक्रोफेजेस एपिथेलियल सेल बन जाएगी, लैंगरहैंस सेल वगैरह भी बन जाएगी। एपिथेलियल सेल के अंदर सेल बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म काफ़ी अबंडेंट होता है। ठीक हो गया? तो ये पूरा ग्रैनुलोमा बनता है, और वो ग्रैनुलोमा बनता होता है मेनली, इनिशियल जो ग्रैनुलोमा बनता है वो लंग्स के लोअर ब्लॉक के अंदर बनता है, जिसको बोलते हैं गोन फोकाई। और गोन फोकाई को आप लिम्फ नोड से जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? गोन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक हो गया? और ऐसा गोन कॉम्प्लेक्स जिसकी कैल्सिफिकेशन हो जाए फाइब्रोब्लास्ट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैन की कॉम्प्लेक्स होता है, और ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह कॉज करवाता है। आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 2 3 4 होते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होता है 90% पेशेंट के अंदर होता है, या तो डिजीज हील कर जाएगा फिब्रोसिस की वजह से, और लेटेंट फेज के अंदर एंटर हो जाएगा। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की रिएक्टिवेशन होती है, वो अपर लोब के अंदर होती है। वो डिजीज डायरेक्टली भी करवा सकता है, ठीक है, या फिर वो सीएनएस की लीजन करवा सकता है, पोर्ट डिजीज करवा सकता है, या दूसरे ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकता है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या होता है? हेमाटोजीनस स्प्रेड होता है टीबी का। ठीक हो गया? तो ये असल में क्या हो सकती है? प्राइमरी इन्फेक्शन की प्रोग्रेसिव फॉर्म हो सकती है, या रिएक्टिवेशन वगैरह भी हो सकती है। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल बोन्स, लिवर, सीएनएस, हार्ट और स्किन वगैरह। चेस्ट एक्सरे पे देखें तो आपको मिलेट सीड अपीयरेंस देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ से देखो तो आपको नजर आ होगा गोन फोकाई। ठीक हो गया? क्लिनिकल फाइंडिंग क्या? क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर फीवर, फटीग, नाइट स्वेट होते हैं, वेट लॉस होता है। ठीक हो गया? पल्मोनरी सिम्पटम के अंदर आपको काफी मोबिलिटीज देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज के अंदर लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, लिम्फेडिनाइटिस होता है, लिम्फेंजाइटिस होता है। एक वर्ड लिखा हुआ है स्क्रोफुला। स्क्रोफुला क्या होता है? जो हमारी सर्वाइकल लिम्फ नोड होती है उनकी मैसिव स्वेलिंग को बोलते हैं, और इस स्वेलिंग से कोई ना कोई फ्लूइड डिस्चार्ज कर रहा होता है, तो उसको स्क्रोफुला बोलते हैं। ठीक हो गया? और इसके अलावा जीआईटी की कुछ डिजीज होती है, स्पेसिफिकली जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है इलियोसिकल रीजन होती है।
ओके, इलियोसिकल रीजन होती है और वहाँ पे ट्यूबरकुलोस पेरिटोनाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्टेंशन हो सकती है, फीवर, हेडेक, वेट लॉस हो सकता है। सीएनएस में मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलोमा करवा देगा जो कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होती है। रीनल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर डिसयूरिया, हेमाटूरिया, फ्लैंक पेन हो सकता है और आपको स्टीराइल यूरिया कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। अब बोन्स के ऊपर क्या होगा, वर्टिब्रा के ऊपर स्पेसिफिकली लोअर थोरैसिक और लंबर रिविजन के ऊपर ये स्पाइन को अफेक्ट करेगा जिसको बोलते हैं पोर डिजीज, जिसकी वजह से आपको क्रोनिक बैक पेन होगा जिसको आप कह सकते हो डिस्क इन्फ्लेमेशन या डिसाइटस, काइफोसिस वगैरह। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा इसका, मैलिग्नेंसी। ठीक हो गया। अब यानी आपको मैलिग्नेंसी या बोन का जो कैंसर होता है उसको आपने टीबी वाले से क्या करना, डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, क्योंकि जो बोन वाला कैंसर होगा उसमें कोई डिसाइटस नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन और वर्टिब्रल डिस्क नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में देखते हैं तो चेस्ट की एक्सरे में अपर लोब की इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, अपर लोब के अंदर कैविटेशन, क्योंकि पहले ग्रो तो करता है, इनिशियल ग्रो तो लोअर लोब के अंदर करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपर लोब के अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। कोलैप्स होगा, कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। स्पूटम को अगर देखें तो स्पूटम के अंदर आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। और स्पेसिफिकली कुछ मेथड्स होती है, जैसे एक है ओरामीन फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है जो कि सेंसिटिव होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरा जीएन स्टेनिंग होती है जो कि लेस सेंसिटिव होती है और लेकिन ये थोड़ा सा चीप होती है। स्पूटम की अगर कल्चर करें तो स्पूटम की कल्चर करने में आपको बहुत सारा टाइम लगता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोवेंस्टेन जेंसन मीडियम यूज़ करो तो आपको 4 से लेकर 6 हफ्ते लग जाएंगे। अगर आप लिक्विड मीडियम यूज़ करोगे जिसको बोलते हैं बैकटेक सिस्टम, तो उसमें आपको 1 से लेकर 3 हफ्ते लग जाएंगे, उससे थोड़ा सा हाफ। और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो पीसीआर वाला है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, रैपिड टेस्ट है। ठीक हो गया। अब है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हाइपर सेंसिटिविटी वाले वीडियो के अंदर, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको देख लेना। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं टेस्ट फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब क्या होगा, पल्मोनरी सिस्टम से बाहर लिम्फ नोड में हो सकता है, जीआईटी के अंदर, सीएनएस के अंदर, रीनल के अंदर, बोन्स एंड जॉइंट के अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर, यहाँ पर हो सकता होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट आपको एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग में मैंने आपको बताई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए 4 ड्रग्स होती है, इसको आपने याद रखना राइप से। राइप, रिफेम्पिन, आइसोनियाजोइड, पिराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटोल होती है। उनको पहले इनिशियली 2 मंथ में, फिर इसके बाद आप पिराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटोल को छोड़ देते हैं, फिर आप आइसोनियाजोइड और रिफेम्पिन के ऊपर जारी रखते हैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट को। फिर इसके बाद एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट होता है, ये किसके अंदर देती है, जिसके अंदर एचआईवी पॉजिटिव है या ट्यूबरकुलोस, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, मिलियरी टीबी है, मेनिंजाइटिस है। तो इस केस में आप 9 से लेकर 12 मंथ का एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई के अंदर आप लीजन्स वगैरह को देखो किस तरह टाइप की लीजन है। तो एक है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और दूसरा लेप्रोमेटिस लेप्रोसी, जिसके अंदर आपको लाइन फेस नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको फेस लीजन नजर आ रही है। तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई होता है ये क्या करवाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई हैंसन डिजीज कॉज करवाता है। ठीक हो गया। हैंसन डिजीज करवाता है और ये इसकी जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है इसकी ग्रोथ का वो 30 होता है, यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। तो ये प्रेफरेंशियली हमारे ये आउटर सरफेस के ऊपर, स्किन और सुपरफिशियल नर्व के ऊपर ग्रो करना पसंद करेगा। इसकी ग्रोथ 14 डेज में होती है और ये काफ़ी स्लोवेस्ट ग्रोइंग बैक्टीरियल पैथोजन है, चूंकि ये इंटरसेलुलर ग्रो करता है, स्पेसिफिकली स्किन की हिस्टियोसाइट में, एंडोथेलियल सेल में, श्वान सेल में। तो इसकी जो प्राइमरी लेयन होती है तो वो कैसे फैलती है कि अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया स्किन का या फिर CMI अटैक होते हैं नर्व्स का, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नर्व्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। स्पेसिफिकली हैंड्स के अंदर अल्नर नर्व होती है। अब इसकी 2 टाइप की लेप्रोसी होती है, 2 टाइप की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, एक होती है ट्यूबरकुलोइड, दूसरी होती है लेप्रोमेटिस। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। तो जो लेप्रोमिन स्किन टेस्ट होता है और इंटरफेरोन होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं, यानी जो इंटरफेरोन बीटा और लेप्रोमिन स्किन टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है। ठीक हो गया। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी को हम पोसी बैसिलरी भी बोलते हैं, उसको मल्टी बैसिलरी, यानी इसमें थोड़े से कम लेयर्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैसिलरी लिखा हुआ है। इसके अंदर जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो थोड़ा एक्टिव होता है, जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव होती है, उसकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत कम एसिड फास्ट बेसिलाई नजर आती है और बहुत कम ग्रैनुलोमा बनता है। और आपको पता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर सेल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है एज कम्पेयर टू AFP। जबकि मल्टी बेसिलर के अंदर क्या होता है, मल्टी बेसिलर के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है और यहाँ पे फोमी हिस्टियोसाइट्स बनते हैं, ना कि ग्रैनुलोमा बनता है। और यहाँ पे बहुत सारी AFP नजर आती है और नर्व की लीजन काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है। अब नेक्स्ट चलती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूलर, हाइपोपिगमेंटेड पिगमेंट नहीं होगा, मैक्यूलर रैशेस वगैरह देखने को मिलेगी और जो सुपरफिशियल नर्व्स होती है वो काफ़ी थिकन्ड हो जाती है, उनकी सेंसेशन वगैरह इनके फंक्शन खराब हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अल्डर नर्व होती है हैंड के अंदर और इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं, मल्टीपल लीजन्स होती है, जिसकी वजह से लाइन फेस बन जाता है, लाइन नुमा फेस, शेड नुमा फेस बन जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो आइरिस की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन जिसको ऑर्काइटिस बोल सकते हैं, फेस का एडिमा हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर देखें तो उसके यहाँ पर इस केस के अंदर वेरी फ्यू AFB होती है, लेकिन यहाँ पे जो मेन मसला होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के
ज़्यादा होने की वजह से होता है और एब्नॉर्मल होने की वजह से होता है। यहाँ पे ग्रैनुलोमा काफ़ी ज़्यादा बन जाती है सीएमआई की वजह से, जबकि इसके अंदर आपको ईएफपी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ग्रैनुलोमा बहुत कम होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट डेप्सोन और रिफेम्पिन होता है, बस इसमें आपने क्लोफाज़ेमिन ऐड कर देना है, ठीक है? और थैलिडोमाइड हम यूज़ करते हैं सीवियर इन्फेक्शन वगैरह के लिए। ओके, अब हम चलते हैं एक्टिनोमाइसीट्स की तरफ। तो एक्टिनोमाइसीट ये वो बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये फिलामेंटस होते हैं। इसके अलावा जो नोकार्डिया होता है, ये वीकली एसिड फास्ट होता है, ठीक हो गया? अब ये फिलामेंटस होते हैं, ये लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं, जो फंजाई की हाइफी को रिजेंबल करते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट पैथोजन इस फैमिली के अंदर आते हैं, एक्टिनोमाइसिस इसराइली और दूसरा नोकार्डिया स्टेरॉइड्स। अब जो एक्टिनोमाइसिस इसराइली एक्टिनोमाइकोसिस करवाता है, जबकि नोकार्डिया स्टेरॉइड नोकार्डियोसिस करवाता है। जो एक्टिनोमाइसिस है ए से एनारोबिक, तो ए आ रहा है तो इसमें 2 ए वाले आएगा, यानी एनारोबिक एक्टिनोमाइसिस है, जबकि नोकार्डिया एरोबिक है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि नोकार्डिया और माइकोबैक्टीरियम दोनों के दोनों क्या होते हैं, ईएफबी होते हैं, दोनों के दोनों और एरोबिक हो गए। अब जो पैथोजेनेसिस भी देख लेते हैं, एक्टिनोमाइसिस इसराइली हमारे ओरल कैविटी का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, लेकिन जैसे कोई लोकल ट्रॉमा होता है, फॉर एग्जांपल ब्रोकन जॉ या डेंटल एक्सट्रैक्शन होती है, तो ये टिश्यू को इन्वेड करना शुरू कर देता है और वहाँ पर आपको फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं और फिलामेंट को सराउंड करता है कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी एरिया। अब ये वाला क्या होता है, नोकार्डिया एरोबिक होता है और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर होता है और ये ब्लड के जरिए फैल भी सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग में देख लेते हैं, तो क्लिनिकल फाइंडिंग में एक्टिनोमाइसिस इसराइली के अंदर नॉन टेंडर स्वेलिंग होती है, हार्ड और नॉन टेंडर, ठीक है? टेंडर नॉन टेंडर का मतलब क्या होगा, टच करने पे कोई पेन नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको उस स्वेलिंग से कोई ना कोई साइनस ट्रैक के जरिए पस ड्रेन करती है और आपको येलो फीवर ग्रैन्यूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में देखा तो ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग होते हैं, हाँ ये एनारोबिक होगा या एरोबिक होगा। इसके लिए पेनिसिलिन जी और नोकार्डिया के लिए ट्राइमेथोपेरिम और सल्फा मेथोक्साजोल, जिसको कोट्रिमोक्साजोल भी कहते हैं। अब और कितने बैक्टीरिया रह गए हैं? अब है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये एक ग्रुप है, एक वेरी स्मॉल सेल वॉल लेस और स्टीरोल कंटेनिंग बैक्टीरिया। तो ये वेरी स्मॉल बैक्टीरिया, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसके सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल होता है। माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, जो कि एक एटिपिकल निमोनिया करवाता है। तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया क्या है? स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता होता, ये वाइट बैक्टीरिया जिसके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है? और इसकी जो कॉलोनीज होती है, इसकी कॉलोनीज की शेप क्या होती है? फ्राइड एग शेप के, या किसी ने कोई अंडा फ्राई कर दिया वैसे शेप बनती है, कि दरम्यान में सेंटर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट होता है और इसके आउटर एज होता है। इसकी ट्रांसमिशन चूँकि निमोनिया करवाता है, तो इसकी ट्रांसमिशन रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए होती है। पैथोजेनेसिस क्या होती है? इसके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है? रिस्पिरेटरी म्यूकोसा को इन्वेड नहीं करता, बल्कि सिलेरी मूवमेंट को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एपिथेलियम की नेक्रोसिस हो जाएगी। इसके पास कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं है, कोई एंडोटॉक्सिन नहीं है, लेकिन ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करना शुरू कर देती है। जब माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है, तो ऑटो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। ऑटो का मतलब हमारी बॉडी के अगेंस्ट, और इनको कोल्ड एग्लूटिनिन बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो आरबीसीज ब्रेन और लंग्स और लीवर के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है? एटिपिकल निमोनिया करवाता है, जिसके अंदर इसका ऑनसेट ग्रेजुअल होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, सोर थ्रोट होता है जिसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं, ईयर रैक होता है, व्हाइटिश नॉन ब्लडी स्प्यूटम होता है, कॉन्स्टिट्यूटेंट सिम्पटम जो कि हर पेशेंट के अंदर आते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, फीवर, हेडेक, माइल्जिया, वॉमिटिंग, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन जो पल्मोनरी सिस्टम से बाहर पड़ी हुई होगी, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, रेनॉल्ड फिनोमिना, इरिथेमा मल्टीफॉर्मी, ये सारे के सारे की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पहले 3 वाले, जो टाइप 4 वाले, और इसके अलावा हेमोलिटिक एनीमिया और गिलन-बारी सिंड्रोम ये भी हो सकता है। इसके अलावा कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनाई, वो भी गिलन-बारी सिंड्रोम करवाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर देखें तो पीसीआर एसए होता है, दूसरा कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। तो पीसीआर एसए के अंदर क्या होगा? पीसीआर क्या करेगा? इसके माइकोप्लाज्मा निमोनियाई के स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई कर लेगा, चाहे वो स्प्यूटम में हो, चाहे वो रिस्पिरेटरी सिक्रेशन किया हो, तो ये बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसके अलावा एलिसा से आप एंटीबॉडी टाइटर को देख लोगे, ठीक है? कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता और फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है इन्फ्लुएंजा के केस में या एडिनो वायरस के केस में, क्योंकि ये भी निमोनिया करवा देती है, एटिपिकल निमोनिया। जो ड्रग को चॉइस होती है वो मैक्रोलाइड होती है, मैक्रोलाइड में एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन या आप डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं। वैसे डॉक्सीसाइक्लिन माइकोप्लाज्मा स्पाइरोकीट्स और रिकेट्सिया और क्लैमिडियन सबके लिए डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग और चॉइस होती है। स्पाइरोकीट्स की बात करते हैं, स्पाइरोकीट्स थिन वाल्ड फ्लेक्सिबल स्पाइरल रॉड्स होती है। स्पाइरोकीट को डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी पतले से होते हैं, ग्राम स्टेनिंग से नज़र नहीं आते। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट जेनरा होते हैं। पहला ट्रिपोनिमा, जो कि साइफिलस और नॉन वेनेरियल ट्रिपोनेमेटोसिस करवाता है, बोरिलिया लाइम डिजीज और रिलैप्सिंग फीवर कराता है, लेप्टोस्पाइरोसिस करवाता है, ठीक हो गया? अब ट्रिपोनिमा पैलिडम क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, तो एंटीबॉडी को काफ़ी अर्से तक बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम पेनिसिलिन को इंट्रामस्कुलर देते होते हैं। इसको कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम में कल्चर के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, इसकी ट्रांसमिशन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है, साइफिलस करवाता है। इसके पास कोई एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन एंजाइम नहीं होता, ये एंडोथेलियम को इन्फेक्ट करता है, स्पेसिफिकली जो
हमारे ब्रेन की होती है, दूसरी चीज़ों की होती है। जो जो एंडोथेलियम होती है ब्लड वेसल्स की, तो उनको इन्फेक्ट करता है, उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है, जिसको बोलते हैं एंडार्टराइटिस। अब ये तकरीबन तमाम स्टेजेस के अंदर एंडार्टराइटिस होती है, लेकिन टर्शियरी साइफिलिस के अंदर ये प्रोमिनेंट होती है। प्राइमरी साइफिलिस के अंदर क्या होगा, पहले एक्सपोजर हुआ तो एक्सपोजर के 2 से लेकर 3 हफ्ते के बाद पेनलेस अल्सर देखने को मिलता है, जिसको चैनकर बोलते हैं। स्पेसिफिकली पीनस के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर रेस्ट होता है। ओके, सेकेंडरी साइफिलिस क्या होता है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 2 हफ्ते बाद क्या होता है, मैक्युलोपैपुलर रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं पूरे लिम्स के ऊपर, स्पेसिफिकली पाम्स के ऊपर, सोल्स के ऊपर फ्लू लाइक सिम्पटम भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ भी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ओके, कुंटेलो मेटालाटा के अंदर क्या होता है कि ग्रे से व्हाइट लीजन्स होती है, जो कि मॉइस्ट एरियाज के अंदर होती है, माउथ के अंदर मॉइस्ट एरिया, पेरिनियम के अंदर, और ये चैनकर से को रिजेंबल करती होती है। ठीक है, चैनकर के काफ़ी ज़्यादा करीब पड़ी हुई होती है। अब होता क्या है कि जो ट्रिपोनिमा क्या था, अब उसको विजुलाइज करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से। अब इसमें जो 1/3 पेशेंट होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बाकी 1/3 होते हैं वो लेटेंट बन जाते हैं, अर्ली और लेट। अब अर्ली और लेट में भी हम दो कह सकते हैं। जो अर्ली लेटेंट होते हैं वो तकरीबन 1 से लेकर 2 साल तक होते हैं, इसके बाद सिम्पटम वापस आ जाते हैं। जो लेट लेटेंट होते हैं वो काफ़ी सारे साल तक ऐसे ही लेटेंट पड़े हुए होते हैं, उनके अंदर कोई सिम्पटम नहीं आता और वो दूसरों को इन्फेक्ट भी नहीं करते। जो रिमेनिंग 1/3 होते हैं उनके अंदर टर्शियरी साइफिलिस हो जाता है। टर्शियरी साइफिलिस के अंदर ग्रैनुलोमा बनना शुरू हो जाएगा, और जो ग्रैनुलोमा टर्शियरी साइफिलिस के अंदर बनता है उसको गुमास बोलते हैं। ठीक है, गुमास, और ये स्किन लिवर पे बनते हैं, और इनको अयोटा ट्यूमर से हम मिस्टेकनली रिजेंबल कह सकते हैं, यानी लोग कहते हैं कि ट्यूमर हो गया, लेकिन उसको ट्यूमर नहीं होता। इसके अलावा अयोटाइटिस भी हो सकता है। अयोटाइटिस क्या होता है, वेजाबुजोरम की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक हो गया। अब न्यूरोसाइफिलिस होता है क्या, न्यूरोसाइफिलिस क्या होता है, न्यूरोसाइफिलिस के अंदर मेनिंजाइटिस, डिमेंशियल नर्व की पाल्सी देखने को मिलती है कि आर्गाइल रोबर्टसन पीपल, जो आपने फिजियो में पढ़ा होगा। इसके अंदर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रिजर्व रहता है, लेकिन राइट रिफ्लेक्स प्रिजर्व नहीं रहता। एक है टेबिस डोर्सालिस। ठीक होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें पोस्टीरियर कॉलम की डीमाइलिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वाइट बेस गेट हो जाएगा, एटेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसके बाद है कंजेनिटल साइफिलिस, ये भी ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है। ये होता है कि अगर मदर की बर्थ के अंदर इन्फेक्टेड है तो वो फीटस को हो सकता है। ठीक हो गया, इन्फेंट को हो सकता है। ओके, तो इसके सिम्पटम क्या होते हैं, पैटोमेगाली होता है, रनी नोज होता है, मैक्युलोपैपुलर रैशेस होती है, बैक पर बटक्स के ऊपर रैशेस देखने को मिलती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको बोलते हैं वीडीआरएल टेस्ट, या इसको आरपीआर भी बोलते हैं, रैपिड प्लाज्मा रिएजन या वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होता है। ठीक हो गया। इसमें होता है कि इसमें जो सीरम होता है वो रिएक्ट करता होता है कार्डियोलिपिड एंटीजन के साथ, लेकिन आपको फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो सकता है, रूमेटिक फीवर, एसएलई और लेप्रोसी, प्रेगनेंसी, इसमें फाल्स पॉजिटिव आ सकता होता है। इसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्सॉर्प्शन टेस्ट होता है, ये ट्रिपोनिमल टेस्ट होता है। पर वाला क्या था, नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट था, ये ट्रिपोनिमल टेस्ट है। ठीक हो गया कि ये ऐसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है जो कि हमारे ट्रिपोनिमल एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, और ये वेरी स्पेसिफिक होता है, जबकि ये वाला नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये वाला कार्डियोलिपिड एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकता होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, पेनिसिलिन जी तमाम स्टेजेस के लिए, लेकिन अगर एलर्जी है पेनिसिलिन से तो डॉक्सीसाइक्लिन, बुरिलिया बुरिलिया और इसके बाद लैप्टोस्पायरा। तो बुरिलिया क्या होता है, इरेगुलर लूजली कॉइल्ड स्पायरोकिट्स होती है, जो कि जिम्सास्टीन लेते होते हैं। ये ट्रांसमिट होते हैं आर्थ्रोपोड से, और इसके अंदर मजीद 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं, बुरिलिया बर्गडोल्फोरी और बुरिलिया रिकरेंटिस। ठीक हो गया। अब बुरिलिया बर्गडोल्फोरी लाइम डिजीज करवाता है, जबकि बुरिलिया रिकरेंटिस रिलैप्सिंग फीवर कराता है। इसकी ट्रांसमिशन, दोनों की ट्रांसमिशन टिक पैट से होती है। पहले हम इसकी पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये स्किन को इन्वेड करता है, तो स्किन को इन्वेड करेगा तो वहाँ पे रैश होगा, और फिर ये ब्लड स्ट्रीम से फैलता हुआ हार्ट के पास, जॉइंट के पास और सीएनएस के पास चला जाएगा। जबकि ये वाला रिकरेंटिस वाला रिलैप्सिंग फीवर करवाता है। इसके पास एंटीजेनिक चेंजेस होती है, जिसकी वजह से रिलैप्सिंग फीवर करवा सकता होता है। जो एंटीजेनिक चेंजेस होती है वो प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट की वजह से होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग को देख लेते हैं। पहले हम बुरिलिया बर्गडोल्फोरी के क्लिनिकल फाइंडिंग को देख लेते हैं। तो उसके अंदर एरिथेमा क्रोनिकम माइग्रेंस होता है, जिसके अंदर आपको एरिथेमेटस मैकुलर स्किन की एक्सपेंशन देखने को मिलती है। फिर स्टेज 2 जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल और कार्डिक सिम्पटम होते हैं, फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व की पाल्सी, एवी ब्लॉक, और स्टेज 3 के अंदर आर्थराइटिस हो सकता है, न्यूरोपैथी, एन्सेफलोपैथी वगैरह। जबकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो आर्थ्रोपोड की जो बाइट होती है वो स्पायरोकीट को इंट्रोड्यूस कर देती है ब्लड के अंदर, फिर वो ग्रो करता है और मेनली ये फीवर, चिल्स और हेडेक वगैरह करवा देता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आप आईजीएम एंटीबॉडी वगैरह को देखते हो, और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। जबकि इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, इसकी डायग्नोसिस के अंदर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के तरह आप स्पायरोकीट्स को देखते हो। ट्रीटमेंट क्या होता है, दोनों के लिए डॉक्सीसाइक्लिन और उसके लिए सेफ्ट्रियाजोन भी यूज करते होते हैं। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस की बात करते हैं। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस करवाता है लेप्टोस्पायरोसिस। इसके 2 फेजेस होते हैं पैथोजेनेसिस के। पहला होता है इनिशियल बैक्टीरियमिक फेज,
और दूसरा होता है इम्यूनोपैथोलॉजिक फेज विद मेनिंजाइटिस। इसके अंदर कोई विरुलेंस फैक्टर, कोई एंडोटॉक्सिन, कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं होता। ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है, बहुत सारे ऑर्गन तक मल्टीप्लाई कर जाती है, जहाँ पे फीवर हो सकता है, लीवर की डिसफंक्शन हो सकती है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, किडनी की माल फंक्शन हो सकती है, यूरीमिया हो सकता है, लंग्स के अंदर हो गया तो हेमरेज हो सकता है, सीएनएस में अगर चला गया तो वहाँ पे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करवा सकता है। ठीक हो गया। तो इसके लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, आईजीएम। इन सब के सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए पेनिसिलिन जी यूज की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, पेनिसिलिन जी होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं क्लैमिडिया। तो क्लैमिडिया की आगे स्पीशीज़ कौन-कौन सी है? क्लैमिडिया की 3 होती है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमिडिया निमोनिया, क्लैमिडिया सिटिकाई। क्लैमिडिया और रिकेट्सिया दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। रिजिड सेल वॉल होती है, इसके बाद टिपिकल पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, इनके सेल वॉल ग्राम नेगेटिव को रिजेंबल करती है, लेकिन इनके पास म्यूरामिक एसिड नहीं होता। और क्लैमिडिया के पास स्पेसिफिक लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, जो कि डिटेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट फैक्टर से। इसके 3 स्पीशीज़ होती है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस जो कि आइज़ के ऊपर कंजक्टिवाइटिस, ट्रैकोमा करवाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एटिपिकल निमोनिया, जेनिटल ट्रैक के अंदर यूरिथ्राइटिस, जिसको हम कह सकते हैं नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। क्लैमिडिया निमोनिया जिसको हम टॉर्स ट्विन बोलते हैं, जो कि एटिपिकल निमोनिया करवाता है, जबकि क्लैमिडिया सिटिकाई सिटाकोसिस करवाता है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस ह्यूमन को इन्फेक्ट करता होता है और ये फैलता होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट से या फिंगर टू फिंगर या ठीक है, या फिंगर टू आई से। क्लैमिडिया निमोनिया क्या करवाता है, ये सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, उसकी ट्रांसमिशन एरोसोल से होती है, जबकि क्लैमिडिया सिटिकाई बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है, स्पेसिफिकली क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की 5 इम्यूनोलॉजिकल या 5 सीरोलॉजिकल टाइप होती है, ए से लेकर एल। जो ए बी सी होती है वो ट्रैकोमा करवाती है। ट्रैकोमा एक क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। टाइप डी से लेकर के तक ये जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, इसके साथ मेल्स के अंदर नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस और फीमेल के अंदर सर्विसाइटिस करवाता है। L1 से लेकर L3 है तो ये लिम्फोमा ग्रैन्युलोमा वेनेरियम करवाती है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके अंदर जेनिटल ट्रैक और लिम्फ नोड इसकी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं रिटर सिंड्रोम। रिटर सिंड्रोम एक आउटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें एंटीबॉडी क्या होती है, जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के अगेंस्ट बनती है, वो एंटीजन जो कि यूरिथ्रा के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, यूवियल ट्रैक के ऊपर पड़े हुए होते हैं, उसके अगेंस्ट क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस, यूवाइटिस देखने को मिल सकता होता है। ठीक है। और अगर इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से फीटस पास करता है, इन्फेंट पास करता है, तो उसके अंदर म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, पीसीआर वगैरह टेस्ट। लेकिन जो पीसीआर वगैरह टेस्ट होता है वो क्या होता है, गोल्ड स्टेनिंग, गोल्ड स्टैंडर्ड वाला। ठीक हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके अलावा जेम्सा स्टेन लिखा हुआ है जिसके अंदर क्लैमिडिया की इनक्लोयन बॉडीज नजर आती है, किसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म ऑफ एपिथेलियल सेल के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन होता है। इसके बाद रिकेट्सिया की तरफ आती है। रिकेट्सिया क्या होती है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, बहुत सारे डिजीज करवाती है। फॉर एग्जांपल रिकेट्सिया करवाता है रॉकी माउंटेन स्प्लॉटेड फीवर, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी करवाता है टाइफस, और कोक्सिला बर्नेटी क्यू फीवर करवाता है। पैथोजेनेसिस को देखें तो पहले रिकेट्सिया की देख लेती है। ये ऑर्गेनिज्म करता है एंडोथेलियल लाइनिंग को इन्वेट करता है। ठीक हो गया। जिस तरह पीछे वाला एक ऑर्गेनिज्म था वो अयोटाइटस करवाता था, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था, अयोटाइटस करवाता था, ट्राइकोनिमा पैलिडम। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और इसमें आपको 3 ट्रायड देखने को, यानी एक ट्रायड होता है, ट्रायड में 3 फैक्टर्स होते हैं, हेडेक, फीवर और रैश देखने को मिल सकते हैं। पहले हेडेक और फीवर होती है, पहले आती है, फिर इसके बाद मैक्यूलोपैपुलर रैश आता है, जो कि स्टार्ट होता है रिस्ट और एंकल, फिर वो ट्रंक की तरफ जाता है। जबकि इसमें मैक्यूलोपैपुलर रैश ट्रंक में आते हैं, फिर वो स्प्रेड होते हैं लिम्स की तरफ। ठीक हो गया। और जबकि कोक्सिला बर्निटी के अंदर निमोनिया होता है, निमोनिया में फीवर, हेडेक, माल्जिया होगा, एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, इन सब में सीरोलॉजिकल टेस्ट आ जाते हैं। ठीक हो गया, सीरोलॉजिकल टेस्ट। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेस्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है व्हील फेलिक्स टेस्ट। तो व्हील फेलिक्स टेस्ट इसमें नेगेटिव होता है, इसमें यूज नहीं करते। ठीक है। और इन सब के लिए ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन होती है। तो यहाँ तक तो हमने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी को कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने दोनों पार्ट को कवर कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।